एक ऐसे के लिए जो यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी से निकलने वाला है, और फिर एक बंदा जो जॉब कर रहा है उसको साथ फ्रीलांसिंग करनी है। बिल्कुल ठीक है। उसमें जो उनके लिए टॉप पे जो है ना 2 प्लेटफॉर्म जो मैं टॉप पे सजेस्ट करूँगा, एक उसके ऊपर आपके पास कस्टमर $20 का भी आएगा पर कस्टमर, एक कस्टमर आपके पास 50 का भी आएगा, आपके पास 500 का भी आएगा, आपके पास 1000 का भी आएगा। अगर मेरी बात करें तो फाइवर के ऊपर जो मैंने मैक्सिमम क्लोज किया हुआ है वो 15। पहले हम क्या करते थे कि हमने ना क्लाइंट से कॉल करके डिस्कस किया, प्रोजेक्ट क्लोज हुआ, हमने काम करना शुरू कर दिया माइलस्टोन बेस पे, ये 3 माइलस्टोन हम ऐसे करेंगे। लेकिन फिर हमें रियलाइजेशन ये होना शुरू हुई कि जब हम फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते थे, वही हुआ, पहला माइलस्टोन ज़बरदस्त, दूसरा माइलस्टोन ज़बरदस्त, तीसरा आखिरी आ गया, अब क्लाइंट कह रहा है यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये मैं भूल गया। अच्छा, वो जो भूला है ना उसकी सज़ा किसको मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड पे आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे हम अपने एक गेस्ट को दोबारा वापस लेके आए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने इनसे बात की थी कि सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट क्यों करनी चाहिए, सही टाइम क्या है स्टार्ट करने का, और स्टार्ट करने के लिए बेसिकली क्या 3-4 चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह स्ट्रक्चर करनी चाहिए टीम वगैरह वगैरह। उस एपिसोड के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मिला था कि आपने सारा कुछ तो बता ही दिया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कंपनी के लिए बिज़नेस कैसे आएगा। सो आज के एपिसोड में हम वही चीज़ में डीप डाइव करेंगे और डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या मॉडल्स होते हैं बिलिंग के, क्या मोड्स होते हैं पेमेंट के या स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स को स्ट्रक्चर करने के, क्या क्या चैनल्स हैं जिनसे हम बिज़नेस ला सकते हैं, और उन चैनल्स के अंदर हम कुछ चैनल में डीप डाइव करेंगे जो कि मोस्ट सक्सेसफुल चैनल्स रहे हैं इनके लिए। सो अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। यार आपके साथ जो एपिसोड थी हमारी लास्ट वाली, that's for till now that is the most viewed episode for us. तो आई थिंक a lot of people resonate with it, और आई थिंक ये बड़ा वैलिड सवाल है कि यार ठीक है, ऑल गुड मुझे समझ आ गया है कि कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर करना है, पार्टनर्स वगैरह सारा कुछ, लेकिन बिजनेस इज बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट स्टेप है ना, किसी की यार डिमांड आएगी तो फिर मैं कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रेट इनटू डीप डाइव ही करते हैं। तो मुझे बताइए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बेसिकली क्या क्या मॉडल्स हैं, बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। अगर मैं कहता हूँ यार कि मेरे पास एक टीम है 10-20 लोगों की, मैं किन किन बिजनेस मॉडल से उनके ऊपर बिल्ड कर सकता हूँ या अपने कस्टमर्स को बिल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें ना मेरे माइंड में 2-3 मॉडल आते हैं, जो कि सबसे जो फेमस मॉडल है ना वो तो है प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल। कि मतलब आप डिफरेंट क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रोजेक्ट पिक करने की कोशिश करते हैं। एक प्रोजेक्ट पिक करते हुए कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है जिसकी आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, एंड टू एंड पता करना क्या, ये सिंपल होता है प्रोजेक्ट। एक तो तरीका ये है कि हम प्रोजेक्ट पिक करें और उसके ऊपर काम करें। दूसरा जो हमारे पास है वो है रिसोर्स अगमेंटेशन, जिसमें यह है कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ टीम हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट बट दे वांट अनदर पर्सन और अदर एम्प्लॉय, मतलब कि एक और उनको चाहिए रिसोर्स अपनी टीम में ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हमारे पास नहीं आया, यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट आया जो कहता है मुझे सिर्फ एक रिसोर्स पकड़ा दो और फिर मैं उसको जैसे मर्जी, एक डेवऑप्स इंजीनियर, एक बैकएंड इंजीनियर, मतलब कि हो सकता है कि उनके पास ना बैकएंड की सारी टीम थी, फ्रंट एंड की टीम नहीं थी, उन्होंने कहा फ्रंट एंड का काम आप कर लें, या फिर फ्रंट एंड की टीम थी उसमें एक रिसोर्स कम था, एक रिसोर्स हमें देते। और ये टिपिकली उनको फ़ायदा इसमें ये होता है कि उनको हायर नहीं करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें, बेनिफिट्स नहीं देने पड़े, उसको टैक्स इम्प्लिकेशंस नहीं थे, उसके 401 के होता है यूएस के। अब जैसे हमारे पास ऐसा कोई आता है, उनको देखें ना लैपटॉप उनको देना पड़ रहा है, ना उनको बंदा हायर करना पड़ा, उनको एक ऑलरेडी ट्रेंड बंदा सामने पड़ा हुआ मिल गया कि भाई ये पड़ा है बंदा करेंगे। हाँ, और अगर इवन वो बंदा जाता भी है तो उनकी हेडेक नहीं है, ये जस्ट गेट द नेक्स्ट। मतलब हमें वो फिर अब हमारी हेडेक है, एक रिसोर्स गया तो दूसरा रिसोर्स हमने ही उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने अपना बिजनेस भी तो चलाना है। राइट। तो ये है सेकंड मॉडल जो बड़ा ज़बरदस्त मुझे भी लगता है। पहला मॉडल मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्ट बेस हम पिक कर लें। थर्ड मॉडल जो है ना बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, वो भी कुछ कंपनी उस पर कर भी रही हैं उसके ऊपर काम, डेंजरस मॉडल उसको हम कह लें, नाम हम उसको दे लेते हैं इस तरह से कि डेंजरस मॉडल है। अच्छा, उसमें अच्छा बाकी हमने मॉडल बताए, बड़ी जल्दी समझ आ गए हैं सबको, ठीक है, कि प्रोजेक्ट बेस क्या है और रिसोर्स अगमेंटेशन क्या है। ठीक है। तीसरा है फेक मॉडल। अच्छा, फेक मॉडल कुछ इस तरह से है कि करते क्या हैं लोग ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके कुछ जानने वाले कुछ रिसोर्सेज हैं यूएसए में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए, आयरलैंड में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए। वो क्या करते हैं कि उनका चाहिए कि SSN नंबर, इससे सोशल सिक्योरिटी नंबर मेरे ख्याल से होता है यूएसए यूके वाली साइड पे। अब क्या करेंगे, वो उन्हीं की प्रोफाइल से अप्लाई करेंगे, इंटरव्यूज़ भी देंगे, लेकिन इंटरव्यूज़ कौन दे रहे हैं, वो लोग इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे जो वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी सिर्फ सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज़ हो गया, उनका रेज़्यूमे बन गया, कम्युनिकेशन हो गई। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज बैठे हैं वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, इंटरव्यू के पास भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो लैपटॉप या रिसोर्सेज हैं वो काम करने के लिए वो भी यूएसए से पाकिस्तान तक आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान में VPN यूज़ करते हुए सारा काम भी उसके ऊपर होता है, पेमेंट्स। नहीं तो ये कैसे हो रहा है कि अगर लेट्स से कि मेरा कोई दोस्त है वो आयरलैंड यूके में,
ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया किसी जॉब के लिए, तो अब जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो ये कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान, असल में तो मेरा नाम असलम है ना और अहमद इंटरव्यू दे रहा है उसको? अब इसमें ना बड़ा ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे सामने आई ना वो आई थी रिमोट। अब लोग करते क्या हैं, रिमोट आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब्स ही उन पे अप्लाई करें जो रिमोट जॉब्स हैं। अब क्लाइंट आपसे पूछता है भाई कि आपने हफ्ते में एक दिन ऑफिस भी आना है। जैसे ही उसने पूछा हफ्ते में एक दिन ऑफिस आना, आपने साथ ही उसको रिप्लाई किया नहीं भाई रिमोट जॉब चाहिए मुझे, अगर है तो मैं अवेलेबल। मतलब कि वो बंदा कभी उनसे मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉल, अब ये वीडियो कॉल्स की भी आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे आइडिया है वहाँ ये भी चीज़ फेक हो जाती है, ये भी चीज़ फेक होती है। अच्छा ठीक मतलब कि फॉर एग्जांपल अब जिस बंदे का आपने रेज्यूमे लिया या जिस बंदे से आपने मतलब कि जिस बंदे को जो बंदा वहाँ पे है, अब जो मैंने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी ना उनकी पिक्स नहीं लगी हुई लिंक्डइन प्रोफाइल्स के ऊपर। अच्छा, क्या अब क्यों नहीं लगी हुई? अच्छा ठीक, वो इसलिए नहीं लगी हुई कि जब आगे अच्छा अब रिक्रूटर के क्वेश्चन भी क्या होते हैं, रिक्रूटर आपसे ये कहता है कि अच्छा यार मुझे अपना रेज्यूमे तो भेज दे, मुझे अपनी एक इमेज भी भेज दो। इमेज क्यों भेज दो कि जब आप वीडियो कॉल पे उनके साथ इंटरव्यू करोगे तो उनको पता हो भाई कि आप ही इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब कि उनको आपकी इमेज नहीं मिली लिंक्डइन से, आपको जीमेल से उनको आपकी इमेज नहीं मिली। अब वो आपसे रेज्यूमे के साथ आपकी एक फ़ोटो भी मंगवाते हैं, भी अपनी फ़ोटो भी भेज दो। तो मैं फ़ोटो अहमद की दूंगा, मैं असलम की नहीं दूंगा? क्यों दूँ? अब अच्छा। जो बंदा बाहर बैठा है फ़र्ज़ करें असलम ही है बाहर या डेविड है बाहर, ठीक। अब डेविड ने जो इमेज देनी है ना उसने अपनी नहीं देनी, वो अहमद की दे देनी है, ताहिर की नहीं कैसे हो सकता है यार कि डेविड इंटरव्यू देने जा रहा है तो अहमद की शक्ल हो, मेरा नाम तो डेविड नहीं हो सकता ना? देनी। क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पे बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम इस तरह के हैं लेकिन शक्लें एशियन जैसी हैं। अच्छा एशियन जिनके पेरेंट्स काफ़ी देर से वहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है, एक एशियन थे, एक मतलब किसी और कंट्री अच्छा, के हैं, ठीक वहाँ पे जो उनके बच्चों को ऐसे ही होंगे ना, एशियंस ही होंगे ना वो भी, लेकिन अच्छा, नाम उन्होंने उस तरह के रख लिए। ओके तो वो ये चीज़ फेक तो है और होती भी है क्लोजिंग इसके, और मैंने होती हुई देखी है, अपने सामने होते हुए देखे हैं काम ये वाले, और हो रहे हैं, अच्छा। चल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं। इस पे प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही ठीक है, तो heavy है। डेंजरस मॉडल पे फिर क्या होता है? मतलब एक इंटरव्यू दे दिया वगैरह सारा कुछ कर लिया, सो मैं आई एम पोजिंग एज असलम और डेविड, ठीक है, डेविड बन के मैंने पोज कर दिए और फिर प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। उसके बाद बस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उस कंपनी या उस कस्टमर के लिए मैं डेविड ही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट? और मैं पाकिस्तान से वीडियो कॉल्स भी कर रहा हूँ और वीडियो कॉल्स भी कर रहे हैं, उनका काम भी कर रहे हैं, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है। वीपीएन आपने यूज़ किया है, क्योंकि आपको ऐसे में जब आप कहीं क्लोज होता है तो आपको जो मशीन्स मिलती हैं ना वो बड़ी सिक्योर मशीन्स मिलती हैं। सिक्योर मशीन्स का मतलब है कि वो आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं कि भाई बंदा है कहाँ पे। उनको GDPR हाँ कंप्लायंस जी, उसका भी उन्होंने सोल्यूशन रखा है, उसके लिए उन्होंने वीपीएन रखे हुए हैं। वीपीएन अब पाकिस्तान में हमारे पास मॉडर्म्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनके अंदर IP एड्रेस आपका सेट हो जाता है यूएसए का। अब उसके साथ जो भी लैपटॉप कनेक्ट होगा वो यही शो करेगा कि भाई यूएसए में बैठा हुआ ये बंदा, अच्छा मतलब कि यहाँ तक काम हो रहा है। उसके पर मंथ चार्जेस भी लेते हैं वो इस चीज़ के कि राउटर हमने आपको दिया हुआ है। अच्छा, राउटर की वन टाइम कॉस्ट नहीं है, राउटर के पर मंथ चार्जेस हैं, सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है, और 4 से 5 डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। अब आप काम पाकिस्तान से कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ भी ये शो हो रहा है कि भाई यूएसए में बैठा हूँ मैं। ठीक है, सही है, ठीक है। हम आई थिंक हम इस तीसरे वाले मॉडल पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते आज। ज़रूरत भी नहीं है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ ये मॉडल। अच्छा आजकल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये मॉडल बड़ा ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा अच्छा, कैसे? प्रॉफिटेबल ऐसे। अब आप देखें ना, अगर हम ऑलराइट कि वो उधर के रेट चार्ज हो, उधर के रेट्स, अब उसको उधर के रेट्स मिले, उसने उसमें 30% या 40% अपना रख लिया, टैक्स भी काटे, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है। राइट? अब पाकिस्तान से अगर वो हायर फॉर एग्जांपल यूएसए की एक कंपनी वो पाकिस्तान से डायरेक्टली हायर करती है, वो उसको $10,000 पर मंथ नहीं देगी, वो उसको 4,000 पे क्लोज कर लेगी, 3.5 पे क्लोज कर लेगी, 5 पे क्लोज कर लेगी। अब यूके अगर आप जाते हैं वहाँ पे आपका अगर 4-5 साल या 6 साल एक्सपीरियंस, आप 100K पे क्लोज कर रहे हैं, आई मतलब थिंक कि इजीली 150 या 200 के भी क्लोज बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े आराम से आपको 10-12 हज़ार आपके पास आ रहा है, उस 10-12 हज़ार में से आप टैक्स डिडक्शन करने के बाद भी 8-9 हज़ार बच रहा है आपके पास, राइट? उसमें से 50% भी वो रख ले, 50% भी आपके पास आ जाए तो आप तो ज़बरदस्त है भाई। 10 बंदे बैठे हैं तो मुझे लगी हुई हैं, चल रहा है सब कुछ, सही, और ये हो रहा है, ठीक काफ़ी है, ज़्यादा चल रहा है। सही है। सो आज की इस लाइक पॉडकास्ट के पर्पसेस के लिए हम सिर्फ पहले दो मॉडल्स को बिल्कुल सही है। फिक्स प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो रिसोर्स रिकमेंडेशन ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट, अच्छा मुझे बताएं कि ठीक है हमने ये समझ लिया है, अब मुझे बताएं कि अब मेरे पास कोई बंदा प्रोजेक्ट लेके आया है या मेरे पास कोई बंदा कह रहा है कि मुझे ताहिर आपकी टीम से ना मुझे एक बैकएंड इंजीनियर चाहिए। अब मैं एज एन एजेंसी ओनर या अर्ली स्टेज एजेंसी ओनर या CEO व्हाटएवर, मैं अपनी टीम को की बिलिंग स्ट्रक्चर किस तरह कर सकता हूँ? क्या क्या तरीके हैं जो मैं कर सकता हूँ? बिलीव अब ना देखें, हमारे पास ना प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया ना प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास। अब प्रोजेक्ट दो तरह से हम कर सकते हैं, एक हम फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट उनसे ले लें। अच्छा फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट के अंदर भी एक डिवीजन होगी जो कि माइलस्टोन बेस्ड डिवीजन होती है, जिसमें हम ये करते हैं। अच्छा इसके लिए ना जो इससे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे,
इससे पहले होता है पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। पहले लिस्ट कर लें इन सारों को। हाँ जी, पहले इनको लिस्ट कर लें। आई थिंक एक फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल है, जिसमें एक तो ये होता है कि यार माइलस्टोन बेस्ड डिलीवरी होती है, बिल्कुल दूसरा होता है कि यार बिल्कुल शुरू में 50 बाद में 50 या बिल्कुल ऐसे ही है, 30 70 या वट एवर, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। सो दो ये हो गए। थर्ड आई वुड से कि आवरली। आवरली है, और उसके बाद तीसरे पे अगर हम आए तो वही जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं इनकी हमने वो क्या कहते हैं उसको, स्पोर्ट। ठीक है, वो तो बाद वो ठीक है, वो तो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, उसके बाद बिल्कुल आवरली ऐसे पे ही। सपोर्ट चल रही है। स्पोर्ट पे भी हम डिस्कशन शुरू में ही कर लेते हैं कि भाई जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे होंगे इसके बाद जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमारी स्पोर्ट और स्पोर्ट के हम ये चार्ज करेंगे आपसे। अगर आप उससे पहले ये इंटीमेट नहीं करे तो फिर मोस्टली होता ही है कि वो यही समझ रहा होता है कि प्रोजेक्ट इन्होंने कर दिया, अगर कोई इशू आएगा तो ये इसको और ये फॉरएवर भी करेंगे। राइट। हाँ जी, तो ये क्लाइंट को पहले ही बता देना बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, थर्ड है आवरली, और फोर्थ आई वुड से कि रिटेनर बेस्ड। रिटेनर वही जो भी हम बिल्कुल ऐसे हाँ ही है। ठीक है। सो आई थिंक सो फॉर एवरीबडी वाचिंग, आई थिंक 4 तरीके हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करने के लिए, चाहे वो आवरली आ रहा है, ये चाहे वो स्टाफ ऑगमेंटेशन पे आपके पास आ रहा है, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, राइट। ये तो हम एक एक करके डीप डाइव। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बताएं ज़रा कि फिक्स प्राइस में, अच्छा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग ना जब व्हेन वी स्टार्ट द कंपनी ना, पहले 1-1.5 साल हमने इन सारे मॉडल्स पे काम किया, लेकिन ओवर टाइम भी रियलाइज कि यार फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा लेवरेज कस्टमर के पास होती है उसमें, और वो और उनके लिए अगर कस्टमर ऑनेस्ट ना हो ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर बिल्कुल ऐसे ही। कैसे कर सकते हैं कि यार मैंने 3 माइलस्टोन आपके अप्रूव कर दी, आखिरी माइलस्टोन मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं, और मैं और रिक्वायरमेंट्स एडअप्स होती जाती हैं। हाँ, और आप रेजिस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने तो लाइक बियॉन्ड आई थिंक 1.5 years हमने तो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट करना छोड़ ही दिए। लेकिन फॉर समबडी हू स्टार्टिंग आउट, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स अच्छी चीज़ है एंटर करने के लिए, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में हर कंपनी को, टीम को, इंडिविजुअल को भी एम करना चाहिए कि यार फिक्स प्राइस से आप दूर लगी रहें। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट में ना फंसते कहाँ पे हैं असल में ना, अब हम भी फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट अभी भी कर रहे होते हैं। हम जहाँ जहाँ स्टक होते रहे ना उन चीज़ों को हमने रिजॉल्व कैसे किया। अच्छा, उस चीज़ में ना सबसे पहले तो ना आपको नो कहना आना चाहिए, जो कि हमें नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। हमें सिर्फ हाँ हाँ ही कहना आता है क्लाइंट को स्पेसिफिकली। अब इसमें जैसे कि आपने बात की ना, पहले हम क्या करते थे कि हमने ना क्लाइंट से कॉल करके डिस्कस किया, प्रोजेक्ट क्लोज हुआ, हमने काम करना शुरू कर दिया माइलस्टोन बेस पे, ये 3 माइलस्टोन हम ऐसे करेंगे। लेकिन फिर हमें रियलाइजेशन ये होना शुरू हुई कि जब हम फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते थे वही हुआ, पहला माइलस्टोन ज़बरदस्त, दूसरा माइलस्टोन ज़बरदस्त, तीसरा आखिरी आ गया। अब क्लाइंट कह रहा है यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये मैं भूल गया। अच्छा, वो जो भूला है ना उसकी सज़ा किसको मिल रही है? आपको। ये तो नहीं होना चाहिए था, या ये रह गया, ये मिस हो गया। फिर कई क्लाइंट तो ऐसे भी माशाल्लाह वो भूले भी हो ना, वो कहते हैं भाई मैंने तो पहली मीटिंग में कहा था, ये हो ही नहीं सकता, मैंने ना कहा। अच्छा, उसका फिर हमने सोल्यूशन क्या किया? अब हम जब भी कोई क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट मीटिंग हम करते हैं रिकॉर्ड। फर्स्ट मीटिंग रिकॉर्ड करने के बाद हम उससे बजट की डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन हम माइलस्टोन डिस्कशन बिल्कुल नहीं करते। बजट की हम डिस्कशन बेसिकली अच्छा तकरीबन 2500-3000 में हो जाएगा, 4000 में हो जाएगा ये काम, लेकिन हम इसको ना एक प्रॉपर ब्रेक डाउन डॉक्यूमेंट बना के आपको देंगे अकॉर्डिंग टू आवर मीटिंग। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम सारी रिक्वायरमेंट्स, उसकी ही वीडियोस, उसकी ही ऑडियो वीडियो जो हमने अभी कॉल की थी उसी से हम निकालते हैं और सारी हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट डिस्कस हुई हैं, आज के दिन ये कॉल थी, ये हमने काम करना है, इसमें फर्स्ट माइलस्टोन में हम ये करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, ये इनकी पेमेंट्स होंगी, और इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसका हम अलग से चार्ज करेंगे। एग्जैक्टली। अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त हुआ, हमने ये कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हमने उसको दे दिया, माइलस्टोन 1 पे काम चल रहा था, वो कहता है यार ये वाली रिक्वायरमेंट तो मुझे भूल गई। हम सिंपल सा बात, हम उसको ना वो दोबारा डॉक्यूमेंट भेज देते हैं कि एक बार पढ़ लें, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। बाद में कर दें। अब हम क्या करते हैं, अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पिछले 1 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट क्लोज किया 3500 पे, लेकिन वो हमने ख़त्म किया 5500 पे। एक प्रोजेक्ट हमने क्लोज किया 4000, जैसे ही आपने अपने प्रोसेस में लूप होल्स कवर किए, हम फ़ायदे में आ गए हम। राइट। अब हमें कोई टेंशन नहीं होती, एक छोटा सा भी काम कर रहे हैं हम कहते हैं अच्छा ठीक है 200 ऐड हो जाएगा, इसका 500 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही उसको इस प्रोसेस के अंदर ले आए थे, भाई ऐसे होगा। और हमारे ज़्यादातर जो अब प्रोजेक्ट्स हैं, जो फिक्स प्राइस हमारे चल रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाती हैं, हम उनको क्लाइंट को बताते हैं और क्लाइंट से अमाउंट ऐड करवाते रहते हैं, और क्लाइंट बड़े आराम से ऐड करता है। उसमें अब होता ये है कि वो 10 क्लाइंट है ना, 10 में से 8 ऐड कर रहे हैं, 2 रिलक्टेंट हैं। यहाँ पे भी वो जो आपने कहा ना 2 ख़राब क्लाइंट भी होते हैं, तो 8 जो हैं 80% जो है ना वो मानते हैं उस बात को, जो 20% है ना वो फिर यहाँ पे मुसीबत डालने लग पड़ते हैं। अब हमारे पास भी इतना पीछे वो नहीं होता कि हम कोशिश करते हैं कई दफ़ा क्लाइंट के पीछे जाने की, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास इस वक्त कितना काम चल रहा है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी के। अगर तो हमारे पास, अब यहाँ पे भी हमने यही रखा हुआ है, डिस्कशन मेरी मैनेजर के साथ भी और मेरी और उसकी बड़ी सही इस पे है कि भाई अगर तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है तो ठीक है उसका काम कर दो, लेकिन अगर रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसे को भाई ये आखिरी जो है ना किसी और से करवा लो। और मोस्टली होता ही है कि उन 2 में से भी एक मान जाता है और एक कहता है ठीक है मैं कहीं और से करवा लेता हूँ।
तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चल रहा है। लेकिन ठीक है, मैं आपकी पहली वाली बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो एंड पे आपने बात की ना कि यार ठीक है ये कहीं और से करवा लो, देखिए आप तो शायद बीइंग एन एजेंसी दैट हैज बीन रनिंग फॉर 3 to 4 years आप ही अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बच्चा है अगर जिसने अभी किया है, जिसके पास प्रोजेक्ट ही है क्या? तीसरा ही प्रोजेक्ट था ये, अगर उसको 2 स्टार रेटिंग मिल गई ना तो उसकी प्रोफाइल की रेटिंग 3 स्टार पे आ जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात की ना कि अब ये भी जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास पाइथन जेगो का काम है और वो एंड पे आगे ना क्लाइंट ये वाला काम करने लग पड़े और हमारे पास पीछे 2 रिसोर्सेज और भी फ्री बैठे हुए हैं। अब हमारे पास तो काम नहीं है उन 2 रिसोर्सेज के लिए भी और एक ऑलरेडी उसके साथ काम कर रहा है, तो हम करेंगे कंटिन्यू करो इसे, ख़त्म करो इसे जान छुड़वाओ। लेकिन फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अब पाइथन का बंदा कोई अवेलेबल नहीं है और पीछे 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइन अप है, अब हम नहीं देखेंगे उसे, ठीक है अल्लाह हाफिज़, ये हम करते हैं। तो ये अब करते भी हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, और ये एक्सेप्शंस में ही होता है। अगर आपने सो एब्सोल्युटली आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग भी इवेंचुअली इस पे कन्वर्ज किए थे कि हम तो ये करते हैं कि फॉर एवरी प्रोजेक्ट दैट वी डू हर मीटिंग रिकॉर्ड होती है। सो हमने वो TLDV की सब्सक्रिप्शन ली हुई है और नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, फ्री वर्जन लिया है। फ्री वर्जन में आपको पास काफ़ी ज़्यादा फ्री वीडियोज़ हो जाती हैं। तो एवरी मीटिंग गेट्स रिकॉर्डेड और हर मीटिंग के बाद हमने एक मास्टर डॉक्यूमेंट मीटिंग मिनट्स का बनाया होता है। ठीक है, तो उसमें हम उधर ही लिंक भी डाल देते हैं उसका और उसके ही कंसाइज से ना मीटिंग मिनट्स भी वहीं पर डाल देते हैं, बिल्कुल सही है। ताकि यार आपका कस्टमर का ना अमाल नामा उसके सामने हो पूरा। बिल्कुल ऐसे यार पता हो उधर ये बात हुई थी और वो आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि शुरू में जब आप रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें ना, आपका यार ये पूरा सेट है जो हम आपको डिलीवर करें, इससे ऊपर कोई भी चीज़ है ना वो आउट ऑफ स्कोप है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी के पास घर बनवाने जाते हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, अब वो आपको ये कहते हैं कि ये 4-5 सर्विसेज मैं आपको दूंगा इसके अंदर, इसके अलावा एवरीथिंग एल्स जो है ना वो इसके ऊपर है। ठीक है, वो शराइत ज़वाबित लागू होने में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो ज़्यादातर है ना, यूनिवर्सिटी ना हमें सिखाती नहीं है। असल जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है ना, कल्चरल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमेटिक पार्ट पता है यहाँ पे क्या है? अब मैंने आपसे बात की ना, रिक्वायरमेंट लिख लें, हमें ना लिखना नहीं सिखाया जाता और हम खुद भी जान जाती है हमारे लिखने से। वो जो रिक्वायरमेंट का मैंने लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है फर्स्ट माइलस्टोन ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और एंड पे मतलब कि यूजलेस तो डॉक्यूमेंट। हाँ, मतलब कि ये क्या डॉक्यूमेंट है भाई? फ्रंट एंड पे क्या क्या करना है भाई, उसको डिवाइड करो, मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा। अब ये डॉक्यूमेंट की हमने बात की ना, ये डॉक्यूमेंट इस तरह का बना के भेजेंगे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल, यूजलेस डॉक्यूमेंट और क्लाइंट खुश हो जाएगा ये वाला डॉक्यूमेंट है कि यार, क्योंकि उसके पास तो फिर पूरा रूम है ना खेलने के लिए। ऐसे ही है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स ही डाल। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला जो बेसिकली हाँ जी। होना जैसे जो सिखाना चाहिए उसके अंदर आपको लिटरली वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो बाद में आपको बचाएगा और बचाएगा भी और आपको सरप्लस मनी भी ऐड करेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास कुछ लोग जब ये कर रहे, अभी हमने बात की ना कि एक्स्ट्रा मनी की डिमांड करना, ये नो वाले सिनेरियो में आता है ना, जब उसने एक काम कहा तो आपने उसे कहा ठीक है मैं करता हूँ लेकिन इतनी अमाउंट ऐड कर दो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे थोड़े परेशान हो जाते हैं, यार अगर मैंने मांग लिया कहीं भागी ना जाए। अब ये भी टोटली डिपेंड करता है उस सिनेरियो पे कि भैया आप हैं किस पॉइंट के ऊपर। राइट, हो सकता है पहले 3 प्रोजेक्ट्स आपको करना पड़ेगा तो आप कर भी दें, कोई बात कर भी दें, कोई बात नहीं है इतनी। अब ये ना हो कि फॉर एग्जांपल फॉरगेट पासवर्ड के अंदर वो कहे कि यार सिंपल एक पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर वो कह रहा है यार कि रेजेक्ट लगा दो जिसके अंदर ये वाला एक कीवर्ड भी ऐड कर दो। अब उसके ऊपर आप उसे कहें यार 200 मैंने चार्ज करना है, तो ये तो गलत है ना। तो आप मतलब कि वो अब आपने भी देखना है कि भाई कितना फीचर है, कितने दिन का फीचर है, भाई किस चीज़ पे मैंने ऐड करना है। हर छोटी छोटी चीज़ पे तो नहीं ऐड करेंगे हम। राइट, एब्सोल्युटली। आप विद इन रीजन करें। अगर अच्छा हम ये करते हैं यार कि अगर 10% तक है ना तो हम कहते हैं यार कोई बात नहीं। बिल्कुल 10% से ऊपर जाता तो फिर आप कहें यार अच्छा। वहाँ पे टाइम भी लग रही है, एफर्ट्स भी लग रही हैं। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि लोगों को नो कहना नहीं आता, वो आई थिंक हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है कि हमारे कल्चर में ये है कि यार बड़ों से आप डिसएग्री नहीं कर सकते और वो काइंड ऑफ पावर डायनामिक है ना आपकी, बड़ों से या असातिज़ा से आप डिसएग्री नहीं कर सकते, वो बदतमीजी के ज़ुमरे में आ जाता है। इसी तरह कस्टमर के साथ भी आप ऐसे तो नहीं है, पावर डायनामिक तो है, कस्टमर आपका बॉस है काइंड ऑफ, तो वहाँ पे भी नो कहना, लेकिन नो कहना इतना इंपॉर्टेंट है। सो वी गॉट लाइक हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पूरी टीम का के वीकेंड्स भी लग रहे हैं, पूरी टीम का हर रोज़ 10-10 घंटे भी लग रहे हैं और कस्टमर भी खुश नहीं है, ऑल बिकॉज द टीम लीड कुड नॉट से नो। अब देखें ज़रा, ठीक है ना, कस्टमर ने कहा यार ये कर दो ये कर दो ये कर दो, जी ठीक है हम कर देंगे। अब उससे हो क्या रहा है, कस्टमर के साथ एक्सपेक्टेशन सेट ही नहीं हो रही कि यार आप जो कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। नहीं, उसको खुश करने के चक्कर में आपने हाँ 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 कह दिया, आपकी टीम भी आपसे खुश नहीं, लेकिन और कस्टमर भी आपसे खुश। यहाँ पे ना मुझे जो यहाँ पे गलती फील होती है ना, मुझे यहाँ पे ना जो अब टॉप रिसोर्स, अब टॉप की अगर हम बात करें, जैसे हम CEOs बैठे हुए बात कर रहे हैं, हमारे नीचे कुछ मैनेजर्स भी होंगे जो इन लीड्स को मैनेज कर रहे होंगे, इन लीडर्स को जो टीम लीड्स को मैनेज कर रहे होंगे।
अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो सिखाना है, ये जो कॉन्फिडेंस देना है ना, ये हमारा काम है। ये बात सही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने टीम लीड के साथ कभी ये डिस्कस ही नहीं किया कि भाई अगर ऐसा सिनेरियो आता तो तुमने क्या करना है। मैंने उससे डिस्कस किया भाई रेवेन्यू चाहिए, पैसे आने तो फिर चाहिए, तो यही कहेगा। काम आने चाहिए, वो तो यही कहेगा। अब हम दूसरों से ये भी डिस्कस कर सकते हैं भाई रेवेन्यू तो चाहिए, लेकिन अगर क्लाइंट अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट या चीज़ लेके आता है, तुमने उसे कहना है भाई बिल्कुल हम करेंगे, 10 दिन ऐड करो, 5 दिन ऐड करो। अब जब वो ये चीज़ कहने लग पड़ेगा, अब जब 10 दिन या 5 दिन ऐड करा होगा, जाहिर सी बात है अमाउंट भी तो ऐड करेगा ना। अब होता ये है कि उसके पास जो टेंशन उसके माइंड में मेरे ख्याल से जो चल रही होती है ना, वो ये चल रही होती है भाई कि बॉस ने तो कहा है रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। अगर मैंने इसको कह दिया 10 दिन और जाने हैं, वो क्लाइंट बिगड़ गया तो फिर मैं क्या करूँगा। हाँ अब यहाँ पे जो उसको कॉन्फिडेंस है वो टॉप टियर जो है ना वही दे सकते हैं भाई कि अगर क्लाइंट बिगड़ गया तो देख लेंगे। हाँ, अगर हमें आपकी ये टीम में ऐसा कल्चर है कि आप कह रहे हैं कि नहीं 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 भाई कस्टमर को एट ऑल कॉस्ट आपने रोकना है, तो वो भी बहुत टॉक्सिक कल्चर है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल तो सही ये बात। कॉन्फिडेंस ऊपर से ही आता है। अगर ऊपर से कॉन्फिडेंस आ रहा है टीम लीड तक तो फिर टीम लीड शायद ये कर जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो जो आपने बात की वो बड़ी ठीक है कि यार इससे खुश करो, खुश करने के चक्कर में सारी टीम बेचारी जो है टीम ना भी नाराज है, कस्टमर भी नाराज है, क्योंकि आपने उसको कभी नो ही नहीं कहा, तो उसको लग रहा है यार ये तो ये नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। लिटरली ऐसे हुआ। फिर मैंने उस कस्टमर से गया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा 3 सैटरडेज भी काम कर रही है, पूरा महीने में 2 सैटरडेज लगने हैं टीम के, तो ये ज़रा ना इसको थोड़ा सा ना हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा या नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। कहते हैं रियली आई डिडंट नो दे वर वर्किंग सैटरडेज, आई नेवर वांट देम टू वर्क सैटरडेज। वो हुआ क्या कि किसी ने हाँ कहते एक आदत बना दी कि यार बिल्कुल ऐसे ही है। करेंगे, तो वो तो रेसिपी फॉर डिजास्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ और ऐड करना है अपने फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स के? मेरे ख्याल से फिक्स प्रोजेक्ट हमने काफ़ी चीज़ें ऐड फर्स्ट तरीका है फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स, जिसमें माइलस्टोन बेस्ड डिलीवरी है। हम जब शुरू में करते थे तो हम करते थे 40-30-30। ठीक है 40% अपफ्रंट, 30% किसी एक मेजर माइलस्टोन पे, जिसमें हम करते थे यार कि बेटा रिलीज, जिसमें हमने आपको इंटरनल टेस्टिंग के लिए दे दी, ठीक है और लास्ट 30% तब जब हम प्रोडक्शन पे रिलीज करेंगे। ठीक है। सो हम इसको इस तरह ब्रेक डाउन करते थे। लेकिन यहाँ पे ना वो कोई डसे हुए क्लाइंट भी मिल जाते हैं Right. जो पहले 30% पे आते ही नहीं, वो कहते हैं भाई चक्कर ही कोई नहीं है, हाँ हमें पहले कुछ करके दिखाओ फिर हम 30% दे देंगे। राइट। तो वो उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो डसे हुए है क्या मतलब। लेकिन ऐसे हमें बड़े ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं जो कि बेचारे ख़राब हुए आ रहे होते हैं, इंडिया से ख़राब होकर आ रहे होते हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़राब करते हैं, वहाँ से ख़राब होकर आ रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं पहली पेमेंट देने को। ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि जब आपके पास प्रोसेसेस है ना, अब देखें कि पहले जिसने काम किया तो उसने उसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसने एक प्रॉपर मीटिंग नहीं की, उसने एक प्रॉपर चैनल में उसको ऐड नहीं किया, स्लैक पे नहीं ऐड किया, उसके लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट चैनल नहीं बनाया क्लिकअप पे या जीरा पे। अब जब उसको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं तो उसको समझ आता है भाई ये कंपनी है और ये काम अच्छा ही करती है, तो इसने ये सारे प्रोसेसेस बनाए हुए हैं। राइट। वहाँ से ऑटोमेटिकली फिर वो आ जाता है उस बात पे, अच्छा यार मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया, चलिए ठीक है मैं 30% पे कर देता हूँ। अदरवाइज आप उसको ये भी कैसे यार थोड़ा सा हम काम कर देते हैं, आप जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद आप 30% दो और फिर आगे जो भी डिवीजन है वो आप कर लो। अच्छा, हम नहीं करते ये, मतलब लाइक ठीक है, मतलब आपका एक तरीका है काम करें, हम लोग बेसिकली ये करते हैं, हम कहते हैं सो हमने यही इसका तरीका किया हुआ है कि वी गिव आवर कस्टमर्स अ 2 वीक मनी बैक गारंटी। उसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 हफ्ते बाद पैसे देंगे, सही है, पैसे अभी दें, लेकिन अगर 2 हफ्ते के अंदर आपने कहा ना मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, वी आर हैप्पी टू। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि और उससे डबल चीज़, 2 प्रॉन्ग्ड अप्रोच है ना। एक तो ये कि कस्टमर को ये पता है कि यार इनको अपने काम पे यकीन है, और ये इनको पता है कि मैं इनसे इस 2 हफ्ते काम करूंगा तो ये आगे भी लेके चलेंगे। दूसरी ये चीज़ है कस्टमर की स्किन इन द गेम आ गई। बिल्कुल ऐसे तो ये उसने पैसे एकदम दे दिए, तो अब वो ये नहीं कर सकता कि वो हमारी जैसी 4 कंपनियों और को भी साथ हमारे कॉम्पिटिशन में खड़ा करे, और वो टेस्टिंग कर रहा होगा कहाँ से क्या। मैं 5 कंपनीज को जी टेस्टिंग में छोड़ दूं और मैं जो अच्छी लगी मैं उनका कर लूंगा, तो ऐसे कस्टमर भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम इसको इस तरह करते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं ज़बरदस्त है ये भी। लेकिन इसमें ये कि जो हम कर रहे हैं ना, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ख़राब कस्टमर्स हैं ना वो इसी तरह से हमारे हाथ आते हैं। बाकी जो सही वाले जो तो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें तो सही वाला कस्टमर तो बड़े अच्छे से आता है हमारे पास। राइट। लेकिन थोड़े से जो ख़राब बेचारे पहले हुए होते हैं, कई तो ऐसे हैं कुछ 6 जगह से ख़राब हो गए, 7वीं जगह पे आके हमसे बात कर रहे होते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई दफ़ा। राइट। तो उनको फिर हैंडल करने का तरीका बड़ा डिफरेंट करना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से हम हैंडल करते हैं। अब वो आई थिंक वो एक डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर है। ऐसे ही। अच्छा ठीक है, सही है। सो फर्स्ट पहले हमने फिक्स प्राइस की बात कर ली, अब आ जाते हैं हम आवरली पे। सो अच्छा, फिक्स प्राइस में ऑफ कोर्स एज एन एजेंसी हमारी सिक्योरिटी ये है कि यार आप अपफ्रंट पैसे ले लें। अगर आप अपफ्रंट पैसे नहीं ले रहे तो सारी लेवरेज कस्टमर के पास है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार डॉक्यूमेंट एवरी सिंगल। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट बताएं, अब आर्ली में बताएं। अच्छा, आर्ली के अंदर भी हम डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करके देते हैं। मतलब उसके अंदर भी हम डिवीजन देखें, क्लाइंट जब हमसे एक बात कर रहे हैं हम उससे बात यही कर देंगे आर्ली पे आना है या फिक्स पे आना, फिर हमसे पूछता है भाई कि क्या कन्वीनियंट है, फ़र्क क्या है दोनों में, कईयों को पता ही नहीं होता।
फिर हम उनको बताते हैं फ़र्क तो कोई नहीं है, तकरीबन माइलस्टोन में ये है कि हमने एक अमाउंट डिस्कस कर ली, और आर्ली में ये है कि हमने नंबर ऑफ़ आवर डिस्कस करे कि इतने आवर हम इस चीज़ पे डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन आर्ली जो है ना, वो पर्सनली मुझे ज़्यादा बेहतर भी लगता है। उसमें यह कि हम अगर अब वक्त पे काम करें तो हमें वीकली पेमेंट उसकी आनी ही आनी है। माइलस्टोन में हो सकता है कोई 2 वीक्स का माइलस्टोन हो, 3 वीक्स का माइलस्टोन हो, लंबा माइलस्टोन भी हो सकता है, छोटे भी हो सकते हैं, 2-2 3-3 दिन के माइलस्टोन भी हो सकते हैं। लेकिन आर्ली में यह है कि आपको वीकली पेमेंट आनी ही आनी है। और उसमें जो मेरे ख्याल जो आर्ली वाले क्लाइंट होते हैं ना, कुछ मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ बेहतर क्लाइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक आधा बड़ा ख़तरनाक क्लाइंट भी मिला, मतलब कि आवर्स हमने लॉक किए हुए हैं उस पर आगे भाई कि ये 2 घंटे लॉक किए हैं, इसके अंदर क्या क्या किया, अब इस घंटे में क्या किया है, इस घंटे में ये स्क्रीनशॉट, इसमें क्या किया है। मतलब कुछ इस तरह के भी आपको मिल जाते हैं खपती किस्म के क्लाइंट। स्क्रीनशॉट की आपने बात की है, आप टाइम ट्रैकिंग वाले क्लाइंट्स का काम करते हैं? अब ये आप कह लें कि 100 में से कोई 1% होगा ऐसा, ठीक है। बाकी 99% हमारे वो ऑटो पे जा रहे होते हैं। हाँ, हम तो मैनुअल ट्रैकिंग पे Manual हम तो tracking कभी पे सो लाइक एज एन एजेंसी वी डोंट डू दैट, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम तो लाइक नॉर्मली व्हाट आई टेल टू माय कस्टमर्स इज कि यार हम लोग ऑपरेट करते हैं ट्रस्ट पे, बिल्कुल ऐसे और ही है। अगर जैसे हम अपनी टीम को ट्रस्ट करते हैं, आपको भी आप हमारे पास इसीलिए आए क्योंकि आप हमें ट्रस्ट करते हैं। अगर तो आप ट्रस्ट ही नहीं करते तो फिर तो फायदा ही जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल हमें आगे मूव ऑन करने का फायदा ही नहीं। ऐसे ही है। और एज एन एजेंसी या एज अ बिजनेस आप ये चीज़ सिर्फ तब कह सकते हैं जब आपके पास सेल्स की पाइपलाइन सॉर्टेड, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर मैं मेरे बात पास ही नहीं कर प्रोजेक्ट सकते, ही एक आ रहा है ऐसे ही है। और वो मेरे पास लीड्स ही 3 आ रही हैं इस और चाहिए महीने ही में, चाहिए और मुझे चाहिए ही 3 लीड्स, तो मैं कभी भी कस्टमर से कभी- इस तरह नेगोशिएट नहीं करता। वही मैं कह रहा हूँ, टोटली डिपेंड। मैं सिंपल से हम ना रेट्स की भी अभी आगे बात करेंगे, वहाँ पर ये वाला बड़ा हमारा ओपन होगा, ओपन डिस्कशन इस बात पे होगी कि भाई जो हम अब लोग कहते हैं ये सस्ता क्लाइंट है, महंगा क्लाइंट है, वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आपके हालात क्या चल रहे हैं। आप महंगा क्लाइंट लाने के हालात में या सस्ता क्लाइंट लाने के हालात में, वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है। वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल ठीक है, सही है। ओके, सो आवरली है, आवरली के अंदर आपने बताया क्या फ़ायदा ये होता है कि कंसिस्टेंटली पेमेंट्स आ रही होती है, और आई थिंक अपवर्क की गारंटी भी होती है, और कि बिल्कुल अगर ऐसे आप ही इतने आवर्स लॉग करेंगे तो आपको ऐसे ही है। मिलेंगे रिगार्डलेस। और राइट, ठीक है। और उसमें ये है कि कस्टमर को भी वेरी क्विकली फीडबैक लूप मिल रहा होता है। आवरली में ऑफ कोर्स ये मसला होता है कि अगर आपने टाइम ट्रैकिंग गलत डाल दी, या होता है ना कि इंजीनियर्स टाइम ट्रैकिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते, नहीं लेते, बिल्कुल Right? नहीं लेते। तो आपने कर दिया, और उसमें ऑफ कोर्स एक एज एन एजेंसी ओनर या एज ए सीईओ आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर आवरली का लॉग जो जा रहा है ना, वो आपने देख के भेज। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ने अगर फॉरगॉट पासवर्ड पे 10 घंटे लगा हाँ दिए जी। हैं, तो आपने उसको 4 करना है, और बिल्कुल आपको ऐसे ही है। वो करना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक ये बड़ा वो बड़ी दफ़ा ऐसे हो रहा होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज उन्होंने 40 घंटे लगा दिए होते हैं, लेकिन वो 40 घंटे जस्टिफाई नहीं हो रहे होते क्लाइंट के साथ। अब वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि 40 घंटे को हमें 30 भी करना पड़ता है, 20 भी करना पड़ता है, राइट। क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होता। लेकिन उसमें फिर ये है कि प्रोसेस हमने थोड़े बेहतर किए अपनी टीम के, कि भाई ये ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। मतलब थोड़ा सा ना प्रोसेस को स्पीड अप किया, जिससे थोड़ी सी वो ये है कि वो हम 30 से नीचे नहीं जा पाते। अब पहले हमारे पास ऐसा पॉइंट भी था जहाँ 15-20 भी हमें डालने पड़ते थे, राइट। लेकिन उसमें गलती किसकी होती थी? गलती मैं कहता हूँ कि गलती हमारी थी कि हम सही तरह से मैनेज नहीं कर रहे थे अपने रिसोर्सेज को। लोगों की प्रोडक्टिविटी मैनेज नहीं कर रहे हाँ थे, जी। ट्रेनिंग उनकी गैप था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो जब चीज़ें ठीक हुई तो ऑटोमेटिकली वो 30+ हो गया, 40 लोग, कभी 40 भी लोग सोच देते हैं हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, सही है। ओके, ठीक है। सो अब हमारे पास आवरली आ गया, और आवरली के अलावा थर्ड जो मेरी मोस्ट फेवरेट ऑप्शन है वो है रिटेनर बेस्ड। रिटेनर बेस्ड का बताएं। ऐसे ही। अच्छा, रिटेनर बेस हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जिनका हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट शुरू करके कंप्लीट भी किया, कंप्लीट करने के बाद फिर उस रिटेनर के ऊपर आते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब कि अब अगर हमारे पास कोई बग्स आ रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आप ही देखेंगे। और हमारे पास काफ़ी सारे रिटेनर चल रहे हैं, और ये सबसे ज़बरदस्त मॉडल इसलिए है कि एक रिसोर्सेज फुली ऑक्यूपाई नहीं होता उस प्रोजेक्ट के ऊपर। राइट। उसमें यह है कि आपको रिटेनर एक अमाउंट आ रही है, और वो अच्छा जी, जिस रिटेनर की आप बात कर रहे हैं और इसकी मैं बात करूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो है ना कि यार मैंने सपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक रिटेनर कर लिया, लेट्स से 40 आवर्स पर सही है, का, ठीक और है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है और आपने देनी है। सो हम अपने कस्टमर्स को बेसिकली ये कहते हैं कि यार आपके पास लेट्स से $40 एन आवर पे हम आपको बिल कर रहे हैं, एक इंजीनियर आवरली पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर आप हमें 3 मंथ्स की कमिटमेंट करते हैं ना, अगर आपका प्रोजेक्ट 3 मंथ्स का है ना एटलीस्ट, तो हम आपको एक मंथली रेट पे दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, मंथली रेट पे कस्टमर्स के फ़ायदा ये होता है कि उनको एक इकोनॉमिकल रेट मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एज एन एजेंसी आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके पास प्रोडिक्टेबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे और ही है। उसके अंदर यही होता है कि यार रिटेनर के अंदर एक क्लॉज ये भी होता है कि आपको रिटेनर से ऑप्ट आउट करना है ना, तो आपको हमें 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। आवरली में आप अगले हफ्ते बिल्कुल ऐसे ही मसला है। नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। रिटेनर में ये होता है कि हम उनको सिग्निफिकेंटली लेसर रेट्स दे रहे होते हैं,
लेकिन इन एक्सचेंज हमें प्रेडिक्टेबिलिटी मिल रही है, कैश फ्लो की गारंटी मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, हमें कंफर्म है कि भाई इस महीने ये तो चीज़ आनी ही आनी है। दूसरे में हमें माइलस्टोन में भी कितना कंफर्म नहीं होता और अर्ली में भी इतना कंफर्म नहीं होता कि आना है या नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो रिटेनर्स है ना, वो जब आवरली के साथ कोई रखे ना तो उनको बहुत ल्यूक्रेटिव लगे। सबसे ज़बरदस्त है भी यही। हाँ हमारी जैसे जो कंपनीज है ना उनके लिए सबसे ज़बरदस्त है रिटेनर मॉडल। राइट। एक मंथली एक चल रहा है और आ रहा है, रिसोर्स आपका काम करते हैं। इसको हम रिसोर्स अकोमोडेशन वाली साइड पे भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर यही काम हो रहा होता है। राइट। हमने एक रिसोर्स दे रही है, रिसोर्स काम कर रहा है, उसकी पेमेंट पर मंथ आपके पास आती जा रही है। राइट बिल्कुल ठीक है, सही है। सो हाँ, तो रिटेनर के केस में हम लोग ऐसा करते हैं और वो अगेन उसमें यही इंपॉर्टेंट है कि यार आपका रिटेनर ना आपके आवरली से इतना ज़्यादा लुक्रेटिव इकोनॉमिकल होना चाहिए कस्टमर के लिए कि दे शुड स्वे टूवर्ड्स। अगर लेट से उनका 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है या 2 महीने का भी है, हो सकता है आवरली पे उन्हें महंगा पड़े कंपेयर टू गेटिंग द सेम इंजीनियर्स फॉर 3 मंथ्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इट मेक सेंस टू देम, उनको मैथ समझ आती है। नहीं उसमें बिल्कुल ऐसी है। अब ना हम भी पहले हमने मैनेजर को रखा ना, तो हमारे पास ये वाले मसले आए शुरू में कि हमने अब रेट उसको देना है। उसने हमसे पूछा अर्ली रेट क्या होगा, हमने कहा $40। अच्छा उसने हमसे पूछा अच्छा ठीक है अगर मैं पर मंथ पे जाता हूँ तो वो कितना होगा। उसने भाई ने क्या किया 40 मल्टीप्लाई बाय 160, उसने कहा ये होगा। और मैंने कहा भाई ऐसे नहीं करना है। वो जो हमसे पूछना चाह रहा है वो असल में आना चाह रहा है रिटर्नर वाली साइड के ऊपर। वो रिटर्नर पे आपने उसको डिस्काउंट देना है, 30% देना हो 40। बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल आपका 4800 बन रहा था पर मंथ अर्ली के ऊपर, आपने उसको 3500 देना है भाई के 3500 में अगर आप रिटर्नर पे आते हो 3500 कर लेते हैं। राइट। तो यहाँ पे वो भाग के आएगा कैसे यार 3500, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसी पे करते हैं। हाँ, और आप एक्चुअली फिल्टर आउट भी कर लेंगे कि यार सीरियस कस्टमर्स और नॉन सीरियस कस्टमर्स कौन। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक यही सारे मोड्स ऑफ इनवॉइसिंग या मोड्स ऑफ पेमेंट या मोड्स ऑफ एग्रीमेंट है कस्टमर के। इसके अलावा कोई है आपके ज़हन में? नहीं मेरे ख्याल से यही है। स्पोर्ट की हमने बात की थी, वो एंड पे स्पोर्ट ही बच जाता है। हाँ सपोर्ट रिटेनर के तो हमें समझ आ गई, बाकी तो सारी इजी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्पोर्ट को मिस कर जाते हैं एंड पे। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब उसको दे रहे हैं उसको ये बताएं भाई कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको सपोर्ट भी दे सकते हैं। सपोर्ट में होता क्या है ऑप्शनल है ऑप्शनल है, लेकिन उसको बताए तो सही। अब ये बताते नहीं है। प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, प्रोजेक्ट आपको कंप्लीशन के बाद हम आपको सपोर्ट देंगे। सपोर्ट में हम ये है कि कोई भी इशू आता है उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसके ऊपर इतना हम टाइम लेंगे, क्रिटिकल के ऊपर इतना टाइम लेंगे, नॉर्मल के ऊपर इतना टाइम लेंगे। SLA होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, आप दें उसके साथ और आप उसको। बिल्कुल ऐसी है और इन मोस्ट केसेस ये क्लोज हो जाता है। हाँ एब्सोल्युटली ठीक है ये, लेकिन ये नहीं 100% ऑफ टाइम क्लोज नहीं होगा, 60% ऑफ टाइम ये क्लोज हो जाएगा। और वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट उससे मिल रहा होगा क्योंकि आपका एक फुल रिसोर्स ऑक्यूपाई नहीं है उसके ऊपर। आपका रिसोर्स देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो हफ्ते में कोई 5 घंटे के लिए उसके अंदर इन्वॉल्व है, राइट। लेकिन आपको पेमेंट तो पूरे महीने की उसकी भी आ रही है। और स्पोर्ट की पेमेंट बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं होती, वो भी अच्छी पेमेंट होती है। बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल से लाजमी जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपको स्पोर्ट पे डिस्कशन करनी और आपने अगर इन योर कंपनीज लाइफ टाइम लेट से 30 प्रोजेक्ट किए हैं और आपने लेट से आपने आई डोंट नो 30% 33% पे भी क्लोज करा, तो 10 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मंथली आपको रेवेन्यू थोड़ा बहुत आता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे और मे बी दैट पेज फॉर योर बिल्डिंग रेंट, मे बी दैट पेज फॉर उससे भी ज़्यादा। हाँ हो सकता है उससे भी ज़्यादा। तो वो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे, और ये इस चीज़ को मिस आउट करते हैं क्योंकि जो नए वाले हैं बच्चे हैं ना, उनको प्रोजेक्ट के ऊपर ही वो मेरे ख्याल से सही तरह समझ नहीं आ रही होती। तो वो तो माशाल्लाह ये तो उनके माइंड में आता ही नहीं कि ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही। ये चीज़ इनके माइंड में होनी चाहिए कि भाई ये करना है और क्लाइंट से डिस्कशन भी करनी है इसके। ठीक है सही है। चलें अब हम ताहिर भाई गेयर स्विच करते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताएं जी, मैं एक हूँ जी 3rd ईयर या 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, या मुझे अर्ली स्टेज प्रोफेशनल है, लेकिन मेरी एज है कोई 20 साल से लेके 26 साल के दरम्यान में मैं हूँ। मैं यहाँ पे अभी नई जॉब शुरू की है, 1-2 साल हुआ है, या फिर मैं यूनिवर्सिटी के एंड पे हूँ। मेरा टारगेट है मैंने $1000 से लेके $5000 के दरमियान ना मैंने एक प्रोजेक्ट क्लोज करना है। तो मुझे बताएं कि क्या क्या अब हमारी सारी कन्वर्सेशन है दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी ट्राई टू काइंड ऑफ जस्ट रिवॉल्व अराउंड दिस। ठीक है, मेरा एक सिंगुलर गोल है कि मैंने $1000 से लेके $5000 के दरमियान मैंने एक प्रोजेक्ट क्लोज किया। तो मुझे बताएं कौन कौन से चैनल्स हैं जिनसे मैं ये कर सकता हूँ, फिर हम इन चैनल्स पे भी डीप डाइव करते हैं। अच्छा इसमें ना सबसे पहले तो ना 1000 से 5000 वाला आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें ना जब एक स्टूडेंट आ रहा होता है ना उसके लिए 1000 काफ़ी ज़्यादा है वैसे। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि जब आप नई एक प्रोफाइल बनाते हैं, नए इस प्रोफेशन के अंदर आते हैं, तो 1000 इज़ अ लॉट। मतलब कि आप इतनी आसानी से 1000 क्लोज नहीं कर पाते। ये बड़ी रियलिटी और ये पता होना चाहिए इनको। अभी ना आपको काफ़ी सारे वो क्लासेस और मंजन बेचने वाले मिलेंगे जो कि अपने टाइटल होने लगाए हुए $3500 पर मंथ कमाएं, हमसे ये कोर्स करें। झूठ है। $5000 पर मंथ कमाएं, हमसे ये कोर्स करें, बिल्कुल झूठ है, ऐसा होता ही नहीं है। रियलिटी चेक करें ना, रियलिटी वाली साइट पर ज़रा आएँ। आप आते हैं ना, अब हम चैनल्स की पहले मेरे ख्याल से मैं चैनल्स पहले बताया था कि चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक ऐसे के लिए जो यूनिवर्सिटी में है,
यूनिवर्सिटी से निकलने वाला है, और फिर एक बंदा जो जॉब कर रहा है उसको साथ फ्रीलांसिंग करनी है। बिल्कुल ठीक है। उसमें जो उनके लिए टॉप पे जो है ना, 2 प्लेटफॉर्म जो मैं टॉप पे उनको सजेस्ट करूँगा, एक तो है फाइवर और दूसरा है अपवर्क। ये टॉप पे हैं जो कि हर किसी के लिए ज़बरदस्त, फॉर एवरीबडी है। हाँ, फॉर एवरीबॉडी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा आ गया, आपको थोड़ा काम आता, मतलब 3-4 साल आपने मार्केट में गुजार लिए हैं, आप बड़े तेज़ हैं, तो फिर आप आ जाए ट्यूरिंग पे, फिर आप आ जाए टॉप टाल पे, फिर आप आ जाए लिंक्डइन के ऊपर। ये थोड़े से एडवांस प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी हम उनकी बात करें जहाँ से आप वो 1000 से 5,000 जो आपने बात की, हाँ, मेरा पहला प्रोजेक्ट, मैंने ज़िंदगी में पहला प्रोजेक्ट स्कोर करना है, तो अभी हम उसकी बात। वो यहाँ पे वो उसके लिए तो फाइवर और अपवर्क आपके पास है। आपको ज़रूरत ही नहीं है लिंक्डइन पे जाके ढूंढे, आपके किसी ने रखना ही नहीं है लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, आप टॉप टाल पे जाके ढूंढे, आपसे टेस्ट ही पास नहीं होने। ठीक। मैं बात ये करूँगा रियलिटी चेक पे है ना, रियलिटी वाली बात करें हम। हाँ। वो मंजन बेचने वाली हम बात कर ही नहीं रहे, और मंजन माशाल्लाह से काफ़ी बिक रहे हैं, वो देख भी रहे होंगे आप, बड़ी ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं, चल रहा है सब कुछ। एनीवेज, तो 1000 से 5000 स्टार्टिंग में एक बंदा आता है, नहीं होना, 1000 भी नहीं होना, बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप आएंगे मार्केट में, आपने अपवर्क पे आए हैं, अपवर्क पे पहले तो बात यह कि आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ आधी आवाम तो ना यहीं से भाग जानी है, क्योंकि उनके पास नहीं होगा वो कि फिर बाय कहाँ से करें हम। दूसरी अगर कनेक्ट बड़े महंगे हैं। हाँ, कनेक्ट काफ़ी महंगे, लेकिन जब आपने अर्न करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई थिंक $30 के 200 कनेक्ट्स है, राइट? 45 के हैं मेरे ख्याल से, अच्छा, ठीक है। 45 के 200 है आई थिंक, 300 है शायद, चले वो हाँ, वो रिगार्डलेस। रिगार्डलेस जो भी है। हाँ। लेकिन वो करना तो पड़ेगा। अब आप अगर 200 कनेक्ट, और अच्छा मज़े की बात यह है कि अब कनेक्ट्स भी 8 कनेक्ट, 16 कनेक्ट, 30 कनेक्ट इस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं आपके पर जॉब के ऊपर, मतलब कि आसान नहीं है इतना। ये भी बात हम ये कर रहे थे कि ऐसा जो बंदा आता है ना, वो 1000 से 5000 अपने माइंड में ये रख सकता है कि 1000 तक मैं कर लूँगा 1 महीने के अंदर। एक ही क्लाइंट्स को 1000 वाला मिल जाना, ये टोटली डिपेंड करता है उसकी लक के ऊपर भी, और उसकी प्रपोजल राइटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना तेज़ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हमारे पास ना अपवर्क पे हम आते हैं। अब अपवर्क की पहले बात कर लेते हैं। फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने बता दिया भाई कि मैं ये काम करता हूँ, मतलब कि ये मेरी दुकान है, मैं ये चीज़ बेचता हूँ। अच्छा, अपवर्क आई थिंक एक काफ़ी डीपर डिस्कशन है। बिल्कुल ऐसा तो हम फाइवर पहले वो फाइवर की मैं बात करने लगा था फाइवर का बता। कि फाइवर पे ना सारी चीज़, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये मतलब कि पोस्टर डिज़ाइनिंग, पाइथन, जैंगो, स्क्रैपी, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने ना, अब क्या करते हैं, आप वहाँ पे लिख देते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब फाइवर का एल्गोरिथम ऐसा है, वो कभी ना आपको पहले पेज पे लेके ज़रूर जाएगा। जब आपको पहले पेज पे लेके जाएगा, आपको पागल कर देगा कुछ देर के लिए। तो भाई आपको इतने सारे मैसेज आएंगे काम के कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो। उसके ऊपर आपके पास कस्टमर $20 का भी आएगा पर कस्टमर, एक कस्टमर। आपके पास 50 का भी आएगा, आपके पास 500 का भी आएगा, आपके पास 1000 का भी आएगा। अगर मेरी बात करें तो फाइवर के ऊपर जो मैंने मैक्सिमम क्लोज़ किया हुआ है वो $15,000 क्लोज़ किया हुआ है मैक्सिमम एक क्लाइंट के साथ। ठीक। मतलब इससे बड़ा मुझे फाइवर पे प्रोजेक्ट नहीं मिला था। लेकिन मैं 15,000 पे भी हैरान था कि 15,000 फाइवर से आ जाए। हाँ, मतलब मैं भी आपसे बात सुन रहा हूँ तो हाँ, मुझे मैंने हैरानी हो रही है कि $15,000 आप कैसे क्लोज कर सकते हैं फाइवर से। तो अच्छा, वो क्लाइंट बड़ा अच्छा था ना, वो स्टोरी बीच में के बाद में नहीं डिस्कस करें। क्लाइंट बड़ा अच्छा था, वो होता यह था कि 1000 का काम करवाता था और 1000 के साथ बोनस दे देता था। अच्छा, 2000 का काम करवाया, 2000 बोनस दे देता था। मैं पहले दफ़ा तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये पता नहीं इसकी तबीयत नहीं ठीक। लेकिन उसने माशाल्लाह जो 15,000 दिया ना, उसमें से उसने काम कुछ 7-8 हज़ार करवाया था, बाकी सारा उसने बोनस में ऐड किया हुआ था। फिर ख़त्म हो गया, उसके बेचारे के पैसे ख़त्म हो गए, बोनस दे दिए, प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया। माशाल्लाह ख़त्म ही हो गया, वो प्रोजेक्ट ही नहीं चला उसका, जो भी वो करवाना चाह रहा था। एनीवेज, अच्छा, फाइवर के ऊपर ये है कि आपने अपनी गिग बनाई। अब गिग के ऊपर आप कभी ना कभी रैंक करेंगे और आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे $20 से लेके 1000, 1500, 2000, हर टाइप का प्रोजेक्ट आता है। अब टोटली डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से डिलीवर करते हैं। फाइवर पे पहला ऑर्डर लेना मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो कैसे करें? लेकिन उसमें ये है कि लोग एक्टिव रहें हर टाइम। अब यहाँ पे ना एक 2 नंबर सीन भी चलता है यहाँ पे, जो अभी आपने बात की ना, पहला ऑर्डर लेना बड़ा मुश्किल है। 1 नंबर सीन तो ये है कि आप भी अपनी गिग बना दें, अच्छे कीवर्ड्स डालें, चैट जीपीटी से जाके भी रिसर्च करें, लेकिन चैट जीपीटी का सिंपल कॉपी करके पेस्ट ना कर दें, क्योंकि वो तो हर कोई हाँ, उसको थोड़ा स्पिन अप भी करें, देखें भाई कि कीवर्ड्स क्या यूज़ होते हैं, लोग सर्च क्या करें, आपको हर ये चीज़ें मिल जाती हैं। आपको गूगल से जाके सर्च करें, आपको कोई एक्सटेंशंस वगैरह भी होंगी इसकी? हाँ जी, गूगल से जाके सर्च करें, बड़े टूल्स मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा खुद एफर्ट भी तो करें ना, लोग एफर्ट नहीं करते, काम चाहिए उन्हें। थोड़ा सा एफर्ट करें, आपको बड़ा कुछ यहाँ से मिलेगा। फाइवर पे अपनी गिग बनाएं, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उसकी अच्छी रखें, कीवर्ड से भरपूर, अपना टाइटल अच्छा रखें, मिलेगा प्रोजेक्ट आपको। आप फाइवर के रैंक में ऊपर आएंगे जब कीवर्ड रिसर्च में आप कीवर्ड्स आपने अच्छे डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है, इमेज अच्छी रखी हुई है आपने। 2 नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं। 2 नंबर सिस्टम ये है भाई कि जो अपवर्क है ना, आप ये सारे ये सुन लें कि अपवर्क पे ये 2 नंबर काम नहीं करना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। अपवर्क पे किया, विद इन 5 मिनट्स आपकी प्रोफाइल ब्लॉक। ठीक है। फाइवर पे ये 2 नंबर काम पता नहीं उन्होंने खुद ही इसको सपोर्ट किया हुआ है, इस 2 नंबर चीज़ को, कि आप किसी को भी कहें यार दोस्त को फ़ोन करो, सही यार एक ऑर्डर तो दे दो मुझे। 1 ऑर्डर लिया, 2 ऑर्डर लिया, 5 ऑर्डर आपने ले लिए अपने दोस्तों से। अब आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी रैंक करके कि भाई ये तो काम बड़ा कर रहा है, अब आपकी प्रोफाइल हो सकता है दूसरे पेज पे आए, तीसरे पेज पे आ जाए, रिसर्च में आ जाए, ये चीज़ चलने लग पड़ेगी आपकी। अच्छा, मेरा ना थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है भाई। मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं हूँ एक
मैं ज़ाहिर बात है कभी ऐसा तो नहीं होगा फाइवर के, अनलेस कि मैंने पहले कभी काम ही नहीं किया और मैं फाइवर के ऊपर जाके लोगों से ऑर्डर ले रहा हूँ, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर वाकई मैंने ऑफ ऑफ फाइवर काम किया हुआ है तो क्या इसमें कोई बुराई है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त से ऑर्डर ले लूँ और मैं फर्स्ट ऑर्डर एटलीस्ट टू गेट द बॉल रोलिंग मैं एक ऑर्डर ले लूँ, यानी कि फ़र्ज़ करें मैं हूँ एक जैंगो डेवलपर हूँ, ठीक है, मैंने 2 साल काम किया हुआ है, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन मेरी फाइवर की प्रोफाइल वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल सही है। इज इट ओके मेरे ख्याल से तो मैं ले लूँ? अभी ना आपने अपनी बात वो शुरू करने से पहले आपने एक बात की कि यहाँ पे 2 तरह के लोग होंगे। एक तो वो हैं जिनको वाकई काम आता है, जिन्होंने काम किया, और दूसरी कैटेगरी वो थी जिनको कुछ पता नहीं है, बस वो आ गए कि भाई कहीं से ऑर्डर आ जाए हमारे पास। तो जिन्होंने तो पहले काम किया, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, वो कर लेना चाहिए। अब वो आप एक तरह समझे कि यार लिंक्डइन के ऊपर आपने लिखा हुआ है, फाइवर के आप लिख नहीं सकते, तो फिर इसलिए आप एक अपने किसी दोस्त से कोई 3 4 5 आपने ऑर्डर ले लिए, यूएस में आपने ऑर्डर्स ले लिए। हाँ, लेकिन फाइवर ना एक और चीज़ आपको देता है, लेकिन वो न्यू बीस के लिए नहीं है। वो जिनके पास कोई 20 ऑर्डर चल चुके हैं, 10 या 20 ऑर्डर, या आप एक लेवल पे चले गए, फर्स्ट लेवल पे चले गए, सेकंड लेवल पे चले गए, वहाँ पे आपको ना वो फीचर गिग की भी एक्सपोर्ट देता है। अच्छा, फीचर गिग की एक्सपोर्ट के अंदर आप खुद अपना बजट सेट कर देंगे भाई कि मैं $10 पर डे दे सकता हूँ या $5 पर डे दे सकता हूँ। वो ये करता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने पाइथन जैंगो सर्च किया ना, तो बाकी तो नीचे आ रही हैं, टॉप पे आपकी फीचर के अंदर आ रही होंगी कि ये गिग्स भी अवेलेबल हैं। वहाँ से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारा फाइवर के ऊपर बड़ा अच्छा ये चीज़ चलती रही है। फीचर्ड पे हमने लगाए हुए थे अपने पाइथन जैंगो पे हम काम करते हैं ज़्यादातर, तो हमने फीचर्ड पे लगाया था, हमारे पास अच्छा खासा वहाँ से रेवेन्यू। मैं फिर से बता रहा हूँ कि फाइवर को मैं पहले एक बड़ा फारिग सा प्लेटफॉर्म समझता था, छोटा सा प्लेटफॉर्म समझता था, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमने फाइवर से पर मंथ 15 18 20 हज़ार भी क्लोज किया। अच्छा, और मैं हैरान, मैं सीरियसली मैं खुद हैरान था। मैंने अपना जो कैरियर या अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, मैंने अपवर्क से स्टार्ट की थी, मैं तो फाइवर जानता ही नहीं था। वो हुआ कुछ, थोड़ी सी स्टोरी है यहाँ पे। मेरा एक दोस्त है, उसकी जॉब चली गई, वो मेरे पास आया यार कि ताहिर जॉब चली गई, क्या करूँ? मैंने कहा यार आ जाओ मेरे पास, ये 2018-19 की बात है। तो मैंने उसे कहा यार तुम ऐसे करो कि अपवर्क प्रोफाइल तो मैं मैनेज करूँ, तुम मेरी ना फाइवर प्रोफाइल चलानी शुरू कर दो, उसको तुम देख लिया करना। अच्छा, उसने उस प्रोफाइल को देखना शुरू किया, माशाल्लाह से वो 3-4 माह बाद वो तो 4-5 हज़ार के ऑर्डर लेके बैठा हो। मैंने कहा यार फाइवर से लिए हैं। हाँ भाई यार, हाँ, मेरे जहन में भी ना फाइवर का इमेज ही है यार, $50 $30 $20। सही है। उसके बाद फिर उसने अपनी प्रोफाइल भी वहाँ पे बना ली, मेरी भी प्रोफाइल यूज़ करता रहा वो माशाल्लाह उसने से। आपको जॉब पे रख लिया? नहीं, फिर हुआ ये बस फिर वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बस वो कहीं ना क्लोजिंग हो गई, एक साइड पे हो गया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि फाइवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको जो लोग छोटा समझते हैं ना, वो ये छोटा समझना है, उसे छोड़ दें। अच्छा, बहुत अच्छी अर्निंग है वहाँ पे, और बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं, बड़े क्लाइंट्स। कोई मुझे अपनी लाइक सिग्निफिकेंट लर्निंग्स बता दे फाइवर से, जो आपने अपनी टीम में रखी, टीम में कुछ गलतियां की होंगी, कुछ असल में ना समथिंग दैट माइट हैव वर्कड। फाइवर को मैंने टीम को आज तक दिया ही नहीं था। अच्छा, फाइवर आज से ना तकरीबन 1 साल पहले तक मैं यूज़ करता था। उसके बाद फिर कुछ जब मैंने टीम को दिया ना, ये अच्छा चले मैं आप स्टोरी शेयर कर ही देता हूँ। मैंने फाइवर जब टीम को दिया ना, उसके बाद विद इन 2 मंथ्स हमारा फाइवर ब्लॉक हो गया था। ठीक है, उससे पहले तक जब तक मैं यूज़ कर रहा था, मैंने उनको प्रिकॉशनरी मेजर सारी बताई थी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स है कि फाइवर जो है वो माफ़ नहीं करता अगर आप क्लाइंट को फाइवर से बाहर लेके जाते। अच्छा, अपवर्क ओके है। उन्हें कैसे पता? अब देखें, अब क्लाइंट के साथ अब हमारा एक प्रोसेस है कि हमने एक ग्रुप बनाना है या स्लैक पे उसको ऐड करना, उसकी हमें ईमेल चाहिए, उसका ये नंबर चाहिए हमें। अब वो चीज़ मैं खुद भी यूज़ करता रहा हूँ ना, मैं यूज़ करता था वो जिसमें मतलब कि एक मैंने मैसेज भेजे, उसने अगर रीड किया उसके बाद मैसेज ख़त्म। ठीक है, मतलब एक लिंक भेजी है मैंने, उसने जाके लिंक से नंबर रीड कर लिया, फॉर एग्जांपल हमारा नंबर रीड कर लिया, नोट टाइम जो चीज़, हाँ जी, उसके बाद वापस आया, उसके बाद वो ख़त्म हो चुका है। अब फाइवर वाले नहीं पकड़ सकते भाई कि क्या लिंक में इसने भेजा क्या था। टीम से गलती क्या हुई कि टीम ने नोट पैड के अंदर नंबर लिख के भेजा हुआ है। अच्छा, ठीक, और वो अपलोड किया हुआ है। अब क्लाइंट के साथ एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, कहीं पे कोई पेमेंट का मसला या कोई काम का मसला हुआ, उसने डिस्प्यूट ओपन कर दिया, फिर मुझे मेरी पेमेंट वापस करें। अब फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने रोका, उसने कहा ठीक है अभी वापस करते हैं। अब वो वाला उन्होंने मुद्दा छोड़ा, उन्होंने कहा भाई इस बंदे ने तो इनके साथ नंबर भी शेयर किया हुआ है। फिर उन्होंने एक चैट के बजाय जितनी चैट्स पाई थी उन सारियों को उठा के देखा, तो पता लगा भैया तो 6-7 जगह पे नंबर भेजा हुआ है इन्होंने। राइट, उन्होंने वो वाला मुद्दा तो ख़त्म किया जो उसकी पेमेंट वापस करनी थी, तो सारी कहा कि भैया आप भी अब इंजॉय करें, थैंक यू। लेकिन मैं अब ये बता रहा हूँ कि मैंने पिछले जो 3-4 साल उसको यूज़ किया है, एक पॉइंट ये आ गया था कि मैंने अपवर्क को यूज़ करना ही छोड़ दिया था। अच्छा, मतलब कि मेरे पास इतना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, और इतने मेरे पास मतलब कि मेरी टीम फुल थी फाइवर से। ठीक है, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई स्टार्टेड विद अपवर्क। बीच में जब वो दोस्त ने यूज़ किया, फिर मुझे आइडिया हुआ कि भाई फाइवर भी कुछ है। फिर फाइवर से हमें इतना ज़्यादा काम आया कि मैंने 2 साल अपनी अपवर्क प्रोफाइल यूज़ नहीं, 2 साल मैंने अपनी अपवर्क प्रोफाइल यूज़ नहीं की, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ फाइवर से।
ठीक है। लेकिन उसके बाद जब टीम को हमने एक्सपैंड किया, फिर हमें दोनों प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। हम अपवर्क पे भी आए, तो फाइवर अब पे भी आए। तो एक दफ़ा अगर आप आई थिंक बैन हो जाते हैं फाइवर से, तो आप दोबारा नहीं कर सकते? क्या होता है? कर सकते हैं। आप अपील करते हैं या कुछ? नहीं, वो ख़त्म, नो अपील एट ऑल। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उस प्रोफाइल का? ख़त्म, वो बंद हो गई प्रोफाइल। वो अब मेरी जो प्रोफाइल थी वो 300 प्लस ऑर्डर्स थे उसके ऊपर, और बहुत मतलब कि ज़बरदस्त किस्म की प्रोफाइल थी, लेकिन उनके पास उन्होंने मिनट में अब आप क्या करते हैं? किसी और की प्रोफाइल? नहीं, मैंने अपनी ही दोबारा प्रोफाइल एक बनाई। अच्छा, ठीक। उसमें ये है कि मेरे ख्याल से फ़ोन नंबर चेंज करके आप बना सकते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है दोबारा। हाँ जी, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं ना। आप जिस तरह से वो एक प्रोफाइल रैंक की हुई थी, उस रैंक पे तो नहीं जाएगी, उसको टाइम लगेगा। आप कोशिश कर रहे हैं अब उसको भी, लेकिन अब टीम को समझाया दोबारा से भाई कि ये चीज़ें नहीं करनी, जो एक प्रोसेस आपको बताया था उसको चलाएं और करें काम। वही मैं बताऊँ ना, जब तक खुद के पास है तब तक ठीक था। ठीक है, सही है। और वही बात फिर से हम वापस आते हैं कि जो नया बंदा है, स्टार्ट विद फाइवर, उसमें आपके पैसे कोई नहीं लगने बस। ठीक है। अपवर्क पे आपको कनेक्ट बाय करने पड़ने हैं, और यहाँ पे भी आप अगर अपने 1-2 दोस्तों से ऑर्डर ले भी लेते हैं तो इट्स ओके मेरे ख्याल से। अगर आपने काम किया है, अगर आपको काम आता है, 1-2 से ऑर्डर लें और काम शुरू करें, और मिलता है काम काफ़ी ज़्यादा है फाइवर पे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आई थिंक के आपने बोला था कि अपवर्क। बिल्कुल, ठीक है। अब अपवर्क पे आ जाते हैं। आई वुड वांट टू गो ओवर, सो मैं ना उसको लाइक सेगमेंट बाय सेगमेंट लेके जाना चाहता हूँ। तो लाइक आई थिंक कि आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इसके अंदर भी। लाइक जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, हमने अपवर्क से स्टार्ट की थी, उधर से ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेना स्टार्ट किए थे। तो लाइक वी हैड फिनोमिनल सक्सेस विद अपवर्क यार। आई थिंक जैसे आप फाइवर में कह रहे हैं कि यार 15,000 का मैंने ऑर्डर लिया, तो मैं हैरान हो रहा हूँ। तो मैं जब किसी को बताता हूँ यार कि अपवर्क से वी क्लोज्ड मोर देन $100,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो लोग हैरान होते हैं यार कि ये कैसे हो सकता है यार। तो और एब्सोल्युटली पॉसिबल है यार। लोग बैठे हैं वहाँ पे, इट्स नॉट वेरी अननोन, मतलब ये बिल्कुल अनहोनी बात कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ओके, तो मुझे बताइए कि अपवर्क पे जब जाते हैं तो सबसे पहले आई थिंक मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, मुझे बताइए कि प्रोफाइल बनाते वक्त मैंने क्या करना है? प्रोफाइल मेरे ख्याल से ना, प्रोफाइल बनाते वक्त ना, प्रोफाइल पर अपने कंप्लीट लाजमी करना है। वो होता है क्या कि उसके ऊपर इतने सारे चीज़ें हैं, मतलब कि अपने पोर्टफोलियो भी ऐड करना है, अपनी एजुकेशन भी ऐड करनी है, अपने प्रायर एक्सपीरियंस भी ऐड करना है, आपने फिर एक डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है जो कि कीवर्ड से भरपूर होनी चाहिए, और फिर एक आपने टाइटल भी लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग ChatGPT की आप हेल्प ज़रूर लें, लेकिन कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें। हाँ, कॉपी पेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो 10 और लोग भी कर रहे हैं, तो आप तो स्टैंड आउट ही नहीं आप आएंगे नहीं वो टॉप पे। उनको ये अपवर्क भी पकड़ लेता है कि भाई कहाँ से चीज़ें हो रही हैं। तो और एक्चुअली अपवर्क आपको पेनलाइज भी करता है अगर आप किसी और की कभी कॉपी कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, ऐसे ही है। तो वही मैं कह रहा था कि प्रोफाइल अगर आपने अपनी अच्छी बना ली है, सबसे पहले तो कहें प्रोफाइल बनाना। और प्रोफाइल अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 1 घंटे में बना लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम स्पेंड करें उसके ऊपर आराम से, उसके टाइटल पे टाइम स्पेंड करें, डिस्क्रिप्शन पे टाइम स्पेंड करें, जितना भी आपने आज तक काम किया है पोर्टफोलियो में उस सबको ऐड करें। अपना जो भी अगर कोई सर्टिफिकेशन ऐड की हुई है आज तक, कोई आपने टेस्ट दिए हुए, वो आप लाजमी उसके अंदर ऐड करें। और अवार्ड्स मिले कोई आपको, एवरीथिंग जो आपके पास अभी तक है ना, वो हर चीज़ वहाँ पे आई थिंक 50 से 100 आवर्स लगाने चाहिए आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर टू कंप्लीट इट। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपको कुछ काम किया हुआ है ना आपने, तो इतना आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपकी प्रेजेंटेबल प्रोफाइल बनेगी। राइट। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल वही बनेगी जिससे आप बिड्स भी करते रहेंगे, अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे, और आपके पास काम कोई नहीं आएगा। राइट। अगर आप वाकई काम लाना चाहते हैं तो सबसे पहला टाइम ही ये है कि अपना टाइम थोड़ा सा लगाएं और सीरियस हों अपनी प्रोफाइल को बनाने में। प्रोफाइल जब बन गई उसके बाद फिर बड़ा कुछ है आगे करने को, क्या हमने करना, कैसे करना। ठीक है। प्रोफाइल में कुछ चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि एक तो यार आपकी तस्वीर का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, कि तस्वीर में ऐसे ना हो कि मेरे वेबकैम से तस्वीर ली है, मैं कहीं क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, मैंने सेल्फी ली है, उस तरह की कोई तस्वीर होनी है। यू शुड अपीयर प्रोफेशनल। अगर आप कह रहे हैं यार कि मैं $40 पर आवर का काम कर रहा हूँ, तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर स्क्रीन पता लगे कि वाकई कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। सो देयर इज दैट। उसके बाद टाइटल इज सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट। और टाइटल के अंदर मेरे ख्याल 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आप करते क्या है, और ये कि आपकी सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू माई प्रोफाइल, वो लिखा होगा वहाँ पे कि यार फुल स्टैक इंजीनियर पाइथन जैंगो प्लस रिएक्ट, और आगे लिखा होगा कि 1 मिलियन प्लस डेली एक्टिव यूजर्स, स्केल टू 1 मिलियन प्लस डेली एक्टिव यूजर्स। सो जो कस्टमर देख रहे हैं उसको पता है यार कि मैं एक फुल स्टैक इंजीनियर से बात कर रहा हूँ जिसने स्केल पे काम किया। बिल्कुल ठीक है, नॉट जस्ट के पैशनेट सॉफ्टवेयर डेवलपर। हाँ जी, या ये और ऑल्सो इट हैज़ टू बी सर्चेबल। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो मैं वहाँ पे अगर पैशनेट लिखूंगा ना, पैशनेट दुनिया में कोई सर्च नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये है।
इनविटेशन आपके आते ही आपके टाइटल और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर से कीवर्ड्स को पिक करके ही आते हैं। एब्सोल्युटली। और इनविटेशंस पे जो कस्टमर्स आते हैं वो confirm आई थिंक होते हैं, 50 से 60% वो बिल्कुल ऐसे। कंफर्म्ड होते हैं। मेरे ख्याल से 80% चांसेस होते हैं कि वो आ जाते हैं। एब्सोल्युटली। वो टोटली डिपेंड करता है कि हाउ क्विक यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्लाइंट। अनलेस कि उसने 30 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, अगर किसी ने 10 लोगों को 5 लोगों को इनवाइट किया, इट इज़ वेरी लाइकली कि वो कन्विंस बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो उस पर भी हम आते हैं अभी। तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी सुन रहा है इसके लिए कि यार ये मैटर मैंने देखा है कि प्रोफाइल्स विच हैव मेड रफली $2,000-3,000 भी अपवर्क का एल्गोरिथम भी ऐसा है कि वो प्रमोट करता है न्यू एंट्रेंट्स को। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल आई हैव सीन पीपल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ पाइथन या जैंगो राइजिंग टैलेंट में, राइजिंग टैलेंट में, इवन बैच के बगैर भी दार भाई। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि उनकी कॉपी, उनका डिस्क्रिप्शन इतनी ज़बरदस्त थी, उनका टाइटल इतना ज़बरदस्त बिल्कुल सही है। बनाते हैं, लेकिन और 2 हफ्ते बाद आप जाके देखेंगे तो वो टोटली डिफरेंट पेज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो पॉइंट ये है कि यार अगर आप ज़बरदस्त कर रहे हैं ना, अगर आप उसको टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छी कर रहे हैं तो यू विल समहाउ गेट देयर ऑन द फर्स्ट पेज, और ये पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और हाँ, और उसके अंदर आई थिंक ऑल्सो कि आपके पास प्रोफाइल के अंदर एनालिटिक्स के अंदर ये भी होता है कि आपकी प्रोफाइल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल। तो जाए हर उसको हफ्ते, भी बूस्ट करने वाली उन्होंने ऑप्शन दे दी हुई है। हाँ वो भी है एब्सोल्युटली। हाँ, आप जाए हर हफ्ते आप उसे चेंज करें और आप देखें यार मेरी इस चेंज की वजह से अब मेरा कहाँ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी एक बहुत ऐसे। ज़बरदस्त तरीका है अपनी प्रोफाइल को गेज करने का कि आप बिल्कुल। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें थी जो आपने ऐड कर दी। हाँ, ये सॉरी एक चीज़ मेरे ज़हन में आ गई कि वो जो पोर्टफोलियो वाला पार्ट है ना, पोर्टफोलियो वाले पार्ट में आपने ना स्क्रीनशॉट नहीं लगाना। वहाँ पे आपने क्योंकि जब कस्टमर नीचे आ रहा है ना, ऐसे ही है। उसने जब देखना है ना तो उसने स्क्रीनशॉट देखना है, इतना तो नजर आ रहा है, बिल्कुल तो क्या ऐसे ही फायदा है? ऐसे ही है। फर्स्ट पेज पे आपने बड़ा या तो अच्छे से लोगोज हो, ऐसे या ही है। फिर आपके प्रोजेक्ट की डोमेन लिखी हो, या फिर अपने प्रोजेक्ट का रिजल्ट लिखा हो। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। मैं कहता हूँ कि यार मैंने फर्स्ट पेज जो मुझे इतना सा नजर आ रहा है ना उसको थंबनेल की तरह, उस पर लिखा होना चाहिए लेट्स से कि लॉजिस्टिक्स सिस्टम फॉर सप्लाई चेन कंपनी विद 100,000 यूजर्स। बिल्कुल अब ताकि जब वो क्लिक करेगा तो फिर वो पूरा बाकी सारा देख ऐसे लेगा ही आपका है, आगे बिल्कुल स्क्रीनशॉट से देख लेगा, लेकिन इट हैज़ टू बी, ये टाइम स्पेंड करना ही पड़ना है आपको। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल टाइम स्पेंड करेंगे तो ये आप स्क्रीनशॉट नहीं लगाएंगे ना। स्क्रीनशॉट लगाते ही वो है जो कहते हैं बस जल्दी quickly खत्म करो इसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको उसको ना लाइक लिटरली एक क्लिक बेट की तरह ही सोचना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही कि यार मेरा पोर्टफोलियो की जो तस्वीर है वो इट शुड फोर्स द अदर पर्सन टू क्लिक ऑन। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने जो मर्जी लगा दिया अपने नीचे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लगा दी। हाँ, आई थिंक इन दिस रैप्स इट अप। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ जो है जो आई लर्न दिस फ्रॉम एवन हिरॉन। एवन हिरॉन यूट्यूब पे एक चैनल है, फ्रीलांस MVP के नाम से उसका चैनल है। वहाँ पे वो बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्ड ब्रेक डाउन करता है कि यार आपकी प्रोफाइल के अंदर ना आपने क्या क्या चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, सो इफ समबडी इज वाचिंग दिस, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप जाना है तो आप उधर जाके देख सकते हैं। बिल्कुल तो सही वो बड़ा ज़बरदस्त उसको ब्रेक डाउन करता है कि यार किस तरह सारी चीज़ें लिखनी है। आई थिंक प्रोफाइल वाली बात बिल्कुल हमारी ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताएं अब कि मुझे सर्चिंग कैसे करनी है। सर्चिंग मेरे अच्छा यहाँ पे ना सर्च के अंदर भी मेरा तो क्राइटेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। मतलब कि अच्छा। मैं पाइथन जैंगो सर्च कर रहा हूँ, पाइथन जैंगो मेरे पास आ गया। इसके बाद ना मैं कोशिश करता हूँ कि फ़िल्टर्स नहीं लगाता मैं इतने। फ़िल्टर्स में क्यों, अब मेरे ख्याल से फ़िल्टर्स लगाने चाहिए, अच्छी बात है वो। मतलब फ़िल्टर्स उन्होंने दिए इसलिए कि भैया आप स्पेसिफिकली टारगेट उस बंदे को करें जो आपने वाकई काम करना है। अब मेरे पास मैं 70-75 लोगों की टीम अगर रख के बैठा हूँ तो मेरे पास ना वो जो नॉलेज बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि मैं सिर्फ अपनी नॉलेज बेस के ऊपर नहीं चल रहा, मेरे पास पता है कि मेरे पास ये वाला बंदा भी, ये भी बंदा, ये भी बंदा, पूरा स्पेक्ट्रम है, आपको एंट्री मेरे लेवल पास। है, इंटरमीडिएट है, हाँ एक्सपर्ट जी। है। अब उसके बाद ना मुझे नज़र आ जाती हैं भाई कि अच्छा ये वाली जॉब भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सिंपल सर्च के ऊपर पाइथन जैंगो सिर्फ लिखने के ऊपर ही मुझे मतलब एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया, मुझे पता लग जाता है मैंने करना क्या। अब जो सबसे ज़्यादा लोग गलती कर रहे होते हैं, जो न्यू बीज भी गलती कर रहे होते हैं, और जो हम जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं, बल्कि छोटी कंपनी कह लें कि गुस्सा ही ना कर जाएँ लोग, जो हम जैसी छोटी कंपनीज़ हैं वो भी गलती ये वाली कर लेती हैं। गलती क्या करती हैं कि अब मैं अपना अगर बताऊं तो मैं स्पेसिफिकली ऐसे क्लाइंट को नहीं देख रहा होता कि जो बड़ा महंगा क्लाइंट है। महंगे क्लाइंट से मेरा मतलब ये है कि जिसके नीचे लिखा आ रहा हो कि ही स्पेंड $8 million हेयर या ही स्पेंड $100,000 हेयर। मैं बिल्कुल उसको नहीं देख रहा होता। नज़र आती है वो भी, और उस पर फिर 50+ प्रपोजल्स भी आपको नज़र आए थे साथ ही। अब कई लोग तो ना यहीं से दौड़ लगाए थे यार 50+ प्रपोजल्स, चांस ही कोई नहीं। और भाई क्यों चांस नहीं है, बिल्कुल चांस है, अपना तो लिखो जाके। अब वहाँ अब आगे हम बात करें प्रपोजल राइटिंग में बात, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि कहाँ जाना चाहिए आपको। इसके बाद आपको कनेक्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे ऐसी जॉब के ऊपर अप्लाई करने पे आपके। और अगर आपका टारगेट $1,000 से $5,000 वाली जॉब है तो आपको लाइक
probably you should stay away from that. आपकी बिल्कुल बेसिक प्रोफाइल है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई अभी नहीं है प्रोजेक्ट पर तो बहुत इसमें लाइक अब जो लोग भाग रहे होते हैं ना, ये जो आते हैं, जो न्यू बीज आते हैं ना, वो देख रहे होते हैं $8 मिलियन इधर से आएगा हमारे पास पैसे, ये $100,000 यहीं से आएंगे, $50,000 स्पेंड किया हुआ इधर से आएंगे। और नहीं भाई, आप देखें कि आप ऐसों को भी देखें जिन्होंने आज तक स्पेंड ही नहीं किया। और मैं अभी फिर आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं अगर अपनी प्रोफाइल उठा के आपको दिखाऊं तो उसमें मेरे ख्याल से मोर देन 70% मेरे क्लाइंट वो हैं जिन्होंने पहले ₹1 भी स्पेंड नहीं किया हुआ था अपवर्क के ऊपर। जिस तरह आपने अपने प्रोजेक्ट्स आपके सारे अपवर्क के ऊपर नहीं है, आपके क्लाइंट के भी सारे प्रोजेक्ट्स अपवर्क के ऊपर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, और स्पेंडिंग भी तो कर सकते। बिल्कुल ऐसे। नया कस्टमर भी हो सकता है और कई नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, उसको नहीं इतना आइडिया, वो आइडिया लेने भी तो आ सकता है ना। राइट। तो इस तरह से आइडिया लेने वो आया और उसने मतलब लगा दिया। मेरे ख्याल से आपको ऐसे क्लाइंट को लाजमी टारगेट करना चाहिए जो कि न्यू क्लाइंट है। उसको ये कह के नहीं छोड़ देना चाहिए भाई कि ये तो नहीं आने लगा मेरे पास। राइट। और उसके अलावा जो नेक्स्ट जो ये बच्चे काम ख़राब करेंगे, करते भी हैं माशाल्लाह से, कि काम, अब यहाँ पे ना दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं बड़े तेज़ जिनको काम आता है, और एक माशाल्लाह से दूसरी वाली कैटेगरी जिनको भी काम शाम कोई नहीं आता लेकिन वो आ जाते हैं, चलो यार कुछ करते हैं। अच्छा, जिनको तो काम आता है वो तो बड़े आराम से डिसार्ट तो वो भी हो जाते हैं अपवर्क के ऊपर आके। फाइवर की तो हमने बात की ना, फाइवर का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आपने लगा दिया है, सर्च किया, क्लाइंट आपके ऊपर डायरेक्टली आ गया। अपवर्क के ऊपर आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़नी है। अभी हमने सर्च की बात की, फिर मैंने आपको कहा भी आप उन क्लाइंट्स के पास लाजमी जाएँ जो न्यू हैं, जो पुराने उनके पास भी जाएं, लेकिन जो न्यू है उनके पास लाजमी उनको टारगेट करें और बिड लाजमी करें वहाँ पे। अभी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे बिड करनी क्या चाहिए, लिखना क्या चाहिए, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मतलब एक क्लाइंट को यहाँ पे छोटा है बड़ा है, आप क्लाइंट के पास जाएं। और एक्चुअली छोटा शायद न्यूबी के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लाइकली है कि वो आपके जो बड़ा क्लाइंट है ना, वो ऑलरेडी देख रहा होगा एक्सपीरियंस बंदे को, जिसकी प्रोफाइल टॉप रेटेड है, टॉप रेटेड प्लस है। आपको उसने देखना ही नहीं है, मुँह नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। तो कोशिश करें अपने कनेक्ट्स बचाएं, छोटे क्लाइंट्स के पास जाएं, एंट्री लेवल या इंटरमीडिएट जॉब्स पे अप्लाई करें। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। पहले तो बात यह है कि जब आप एक प्रोफाइल देख रहे हो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि एक्सपर्ट लेवल रिक्वायर्ड, और ना बिड करो वहाँ पे, चाहे आप एक्सपर्ट हैं भी। अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, आपकी प्रोफाइल में नहीं है, तो वो बहुत लेस लाइक। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपके ना कनेक्ट ज़ाया होंगे। कनेक्ट ज़ाया ना करें, कनेक्ट्स को बेहतर तरीके से यूज़ करें आप। ठीक है। मेरे ख्याल से ये सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि ये करें बच्चे के छोटे क्लाइंट्स को पकड़ने की कोशिश करें, बड़े क्लाइंट्स की तरफ भी ना भागें। बड़ी मछलियाँ पकड़ें, लेकिन वो तब पकड़ें जब आपकी प्रोफाइल थोड़ी बेटर हो चुकी है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बाद आप बड़ी वाली पे भी आ जाए। ठीक। सर्चिंग क्राइटेरिया मेरे लिए इतनी कोई चीज़ बड़ी नहीं है। मैं आप कह रहे हैं कि जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करना है उस पर करें और उसको बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें। हाँ और ट्राई करें कि जो न्यूअर कस्टमर्स हैं या जिन्होंने लेस स्पेंड किया है उनके ऊपर जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। रेटिंग देखते हैं आप कस्टमर्स की? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रेटिंग। आप जिस भी अगर देखिए, मैंने भी बात की, न्यू कस्टमर की तो रेटिंग आपके पास होगी नहीं। पुराने कस्टमर जो हैं थोड़े से, जिनके 10,000 5,000 जिन्होंने स्पेंड किया, वो बड़ा क्लाइंट नहीं है, छोटा क्लाइंट है, उनकी रेटिंग ज़रूर होगी। मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर किसी की रेटिंग 4 से कम है ना, तो उस पर बिड ना ही करें तो अच्छे। 4.5 भी मेरे ख्याल से 4.5 से नहीं, मैं 4.5 पे हम कर लेते हैं। अच्छा। हम हमें लगता है कि शायद कहीं पे गलती। 4.5 पे ना आपको नीचे जाके आप देख सकते हैं, अगर 10 फीडबैक से और 9 सही है और एक गलत है, हाँ जी, बिल्कुल यही करते हैं हम भी। लेकिन आपके पास कई ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जिसको रेटिंग ही 4, 3.5, 3, 2, 1 ये मिली हुई। और भाई नहीं जाना इसके पास, इसने तो आपके पहला ऑर्डर ही तबाह कर देना और आपकी प्रोफाइल ख़राब हो, आपकी पहली प्रोफाइल ही ख़राब है। तो ऐसे कस्टमर को तो आपने हाथ लगाना ही नहीं है। इसे लाजमी, मेरे ख्याल से रेटिंग लाजमी देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही है। कोई और चीज़ जो आप देखते हैं कस्टमर के बारे में? कस्टमर की लोकेशन देखते हैं आप? नहीं, लोकेशन में नहीं देखता। अच्छा, नहीं, अगर उसमें हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं, अर्जेंटीना से हम उसमें ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं एब्सोल्यूट करने की कोशिश करता हूँ ना लोकेशन को, वो इंडिया होती है मोस्टली। और उसकी रीज़न ये है कि वो माशाल्लाह से इतने लिखा होगा उन्होंने कुछ बजट, जब अब डिस्कशन करने आएंगे वो माशाल्लाह से उसको भी उड़ा देंगे। वो इसलिए ना क्योंकि उनके पास अपना प्रोजेक्ट नहीं है ना, सो वो बेसिकली किसी और से प्रोजेक्ट लिया और फिर आपको सब अपना मार्जिन रखना है बीच में। वो आई थिंक इंडिया तो बिल्कुल ऐसे, इंडिया तो हमारी ना लिस्ट में से बिल्कुल ही बाहर है। यूएई से हमें अच्छा खासा काम आ जाता है, हमें सऊदीया से भी अच्छा खासा काम आता है, यूएसए, यूके, यूरोप वाली साइड से जर्मनी में बड़ा ज़्यादा काम हमें आ रहा होता है। और हाँ बिल्कुल, आई थिंक सो मैं जो अपनी टीम को कहता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ यार कि कोई भी लोकेशन अगर आपको नहीं भी पता ना यार कि इस मुल्क से कैसा बिजनेस आ सकता है, तो आप सीधा जाएँ गूगल के ऊपर, आप उस मुल्क का जीडीपी पर कैपिटा लिख दें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जीडीपी पर कैपिटा लिख दिया, आप उसको कंपेयर कर लें अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से। बिल्कुल ऐसे, जैसे मेरे कस्टमर्स अगर लेट से इटली में है, तो मैं इटली का जीडीपी पर कैपिटा पकड़ूँ और मैं लेट से अर्जेंटीना का पकड़ूँ, अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो आपको शायद उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको स्पेसिफिकली जीडीपी पर कैपिटा बड़ा अच्छा इंडिकेटर है कि इस मुल्क से आपको कैसा इवन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो अगर आप कभी मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप
जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, वीड लव टू हैव यू। हम हर वक्त एक्सेप्शनल लोगों की तलाश में होते हैं कोजेंट लैब्स में। उसके अलावा अगर आप नीचे दिए गए लिंक्स पे अपनी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप की कम्युनिटी, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं चैनल के टॉपिक्स, गेस्ट रिकमेंडेशन, सीवी रिव्यूज़ वगैरह वगैरह। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।